नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है, हर साल सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में करीबन 10 से 15% एनवायरनमेंट पोर्शन से पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, तो उसमें एनवायरनमेंट पोर्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे ही कुछ प्रश्न अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि एनवायरनमेंट पे वैसे भी एम्फेसिस बढ़ रहा है और आने वाले समय में और बढ़ेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वीडन एग्रीकल्चर इज द नेम गिवन टू। स्वीडन एग्रीकल्चर किसे कहा जाता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अले क्रॉपिंग, टोंगिया सिस्टम, अले फार्मिंग। देखिए, स्वीडन एग्रीकल्चर जो नाम दिया गया है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को दिया गया है, तो आंसर रहेगा इसका ए, दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ज़्यादातर आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन जानते ही होंगे। अपने इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है। एक ऐसा लैंड यूज प्रैक्टिस या लैंड यूज सिस्टम है जिसके अफेक्ट फार रीचिंग होते हैं एज फार एज डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ द एरिया इज कंसर्न। इसको नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती भी कहते हैं, बांग्लादेश में भी वही नाम दिया गया है, स्लैश एंड बर्न भी बोला जाता है। तो आंकड़े इसके अलग अलग हैं। कुछ एजेंसीज का मानना है, जैसे एफएसआई कहती है कि ये 1.73 मिलियन हेक्टेयर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसमें मिजोरम और नागालैंड में मैक्सिमम है। एफएओ कहता है कि ये 7 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का डाटा कहता है कि ये 2.8 मिलियन हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन ये फैक्ट है कि ये ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए तो ख़राब है। पहले इसकी साइकिल 8-10 साल की होती थी या इससे भी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब साइकिल की ड्यूरेशन भी काफ़ी कम हो गई है। 4-5 साल में ही वो लोग एक एरिया को कटिंग करते हैं, ट्री फेलिंग, आग लगाना, खेती करना, फिर 5 साल बाद दूसरे एरिया में चले जाना। तो ये सब चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग हार्ड टू डिस्यूड दिस प्रैक्टिस, बट so far no tangible outcome has been achieved. अले क्रॉपिंग जो इसमें एक और चॉइस है, उसका ये भी एक एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल है। तो अलेवेज मीन का मतलब रहता है पाथवेज, जो कि इसके आपको इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये बीच जो कलर्ड पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, कलर्ड फोटो में लुचियना ल्यूकोसफेला के पेड़ लगे हुए हैं। वो हेज फॉर्म में है। ल्यूचियना ल्यूकोसफेला होता है सुबोबूल, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफ़ी फेमस है। ल्यूचियना ल्यूकोसफेला साउथ इंडिया में तो एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत अच्छा प्लांट है, और पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में इसका काफ़ी उपयोग होता है। तो ये एक रो में लगाए हुए हैं ल्यूचियना ल्यूकोसफेला, और उसको हेज फॉर्म में ही मेंटेन रखते हैं। दैट्स वाई इट इज आल्सो कॉल्ड हेज रो क्रॉपिंग। और बीच में मक्का की खेती की हुई है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स practiced in South India. Next question is, headquarter of World Agroforestry Center is located in. World Agroforestry Center का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको शॉर्ट में इक्राफ बोला जाता है, ICRAF। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इंडिया को भी अपना 33% ऑफ दी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का टारगेट अचीव करना है, 33% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया मस्ट बी कवर्ड अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को बहुत बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि जंगल तो हमारे नेचुरल ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, रादर डेवलपमेंट प्रेशर की भेंट चढ़ रहे हैं। तो उस पर बाद में आएंगे, पहले इसका देखते हैं कि वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए, पहले इसको इकराफ बोला जाता था, ICARF। इसकी इसकी स्थापना हुई थी मिड-70s के आसपास। चॉइस में 4 चॉइस दी हुई हैं, तो इसका आंसर है नायरोबी केनिया।
ये केनिया में है, नैरोबी कैपिटल है वहाँ की। और 70s के आसपास इसको बोला जाता था इक्राफ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इक्राफ। और 2002 में इसको नाम दे दिया गया वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री। तो मेन एम वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री का यही है, टू प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये ग्लोबल लीडर है इन एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बाकी ये वेबसाइट दी हुई है, इस पे आप जाके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया से संबंधित, वेयर इज सेंटर एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज कॉल्ड काफरी, लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया का जो एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? ये आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का। 4 चॉइसेस दी हुई हैं, दिल्ली, देहरादून, कोयम्बटूर, झांसी। तो ये है झांसी में, झांसी उत्तराखंड, वो है उत्तर प्रदेश, जो कि बुंदेलखंड इलाके में आता है। और जहाँ तक काफरी का बात है, तो ये इसका वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, kafri.res.in। और इसका मेन मैंडेट ये है कि टू डेवलप सूटेबल एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल्स फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि 15 जोन एग्रो फॉरेस्ट क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में, जो कि सॉइल के अनुसार या क्लाइमेट के अनुसार, जिसमें टेम्परेचर, रेनफॉल इत्यादि आता है। तो ये सारे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा हुआ है। तो वहाँ पे हर एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा, और उसको टेक्नोलॉजी को फर्दर फार्मर्स को ट्रांसफ़र करना। तो ये इनका मेन उद्देश्य है, मेन मैंडेट है। नेक्स्ट, इन हाईली डिग्रेडेड एरिड साइट विद पुअर सॉइल डेप्थ विच स्पीसीज परफॉर्म्स बेस्ट। देखिए ये जनरल प्रश्न है, क्योंकि आजकल फॉरेस्ट्री पे बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो दैट्स वाई कुछ बेसिक आपको स्पीसीज पता होनी चाहिए। अब ज़्यादातर देखिए 70% इंडिया जो है एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में आता है। तो जहाँ सॉइल डेप्थ भी आजकल बड़ी पुअर हो गई है, अच्छी सॉइल डेप्थ मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वहाँ कौन सी स्पीसीज बेस्ट परफॉर्म करेगी? प्रोसोपिस स्पीसीज, मोरिंगा, टीक, मलबरी। मोरिंगा आपको पता है ड्रमस्टिक को बोलते हैं, सहजन जिसे कहते हैं, जिसकी फलियाँ खाई जाती हैं, मेडिसिनल वैल्यू बहुत है इस पेड़ की, पत्तों की भी बहुत है। टीक, सागौन, ये और मलबरी आपको पता ही होगा कि शहतूत, जिसकी जो छोटी ब्रांचेज होती हैं उसकी टोकरियाँ इत्यादि बनाई जाती हैं। तो इसका आंसर रहेगा प्रोसोपिस स्पीसीज, दैट इज प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, जिसको विलायती बबूल या विलायती कीकर भी कहा जाता है। ये एक एग्जॉटिक स्पीसीज है, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम में इंडिया में लाई गई थी, अंग्रेज़ों के द्वारा। मैक्सिको से ये आई थी, और नाइट्रोजन फिक्सेशन स्पीसीज है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव कॉलोनाइजर है, एकदम स्प्रेड हो जाता है एरिया में। एक लिहाज से तो अच्छा है कि जहाँ कुछ नहीं आएगा ये बहुत बढ़िया आ जाएगा, और फायरवुड रिक्वायरमेंट उस एरिया की फुलफिल हो जाएंगी। लेकिन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ इंट्रोडक्शन इट बिकम्स ए वीड। अगर आपकी और कोई स्पीसीज वहाँ आ सकती है तो उसको ट्राई करना चाहिए इस विलायती बबूल की जगह। लेकिन कुछ नहीं आता है तो ये स्पीसीज बेस्ट है। तो पुअर, जहाँ सॉइल कंडीशंस खराब हैं, बारिश बहुत कम होती है, तो विलायती बबूल इज दी ओनली चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट लॉग्स, वुड लॉग्स फ्रॉम। राउंड लॉग जो हैं, चाहे प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए चाहिए, पेपर पल्प के लिए चाहिए, फर्नीचर मेकिंग के लिए चाहिए, हाउस बिल्डिंग के लिए, तो इंडिया किससे नहीं मंगवाता है? यूएसए, घाना, इक्वाडोर, कॉन्गो। तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए से हम पेपर पल्प मंगाते हैं, लेकिन राउंड लॉग नहीं मंगाते हैं। बाकी तीनों से राउंड लॉग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनुअल फ्यूल वुड कंजम्पशन इन इंडिया इज अराउंड कितना है? आपको 4 चॉइस दे रखी हैं और डिफरेंट रेंज दे रखी है। तो मोस्ट कॉमन व्यू क्या है? 100 to 150 मिलियन टन, या 150 to 200 मिलियन टन, 200 to 300 मिलियन टन, 300 to 400 मिलियन टन। यह है, पूछा गया है एनुअल फ्यूल वुड कंजम्पशन। तो इसका आंसर रहेगा सी, 200 से 300 मिलियन टन के बीच में। तो इसके
भी कई एस्टिमेट्स हैं, जैसे एफएसआई का मोटा, ये जो मैंने 216 मिलियन टन रखा है, ये एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टिमेट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका आंकड़ा ये है। और एफएओ का, वर्ल्ड बैंक के, उनके एस्टिमेट्स भी हैं, लेकिन 200 से 300 मिलियन टन के बीच में ही हैं। अब ये ध्यान रखना है आपको कि मिलियन टन में ये दिया हुआ है, अगर वो मिलियन क्यूबिक मीटर में पूछता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलियन क्यूबिक मीटर में। तो बड़ा सिंपल फार्मूला है जो 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। एक एवरेज वुड की डेंसिटी पकड़ लेते हैं 0.67 ग्राम पर सीसी, तो अगर वो डेंसिटी पकड़ लें तो आपका वॉल्यूम यहाँ आ जाएगा 322 मिलियन क्यूबिक मीटर। तो मिलियन क्यूबिक मीटर में अगर पूछते हैं तो ये 322 के आसपास है, या 350 मिलियन क्यूबिक मीटर बनता है। और अगर मिलियन टन में पूछा जाता है तो ये लगभग 200, 250 इसके आसपास पड़ेगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन 60% ऑफ इंडियाज वुड रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड फ्रॉम। 60% से ज़्यादा इंडिया की लकड़ी की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी हो रही है? हमारे रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से हो रही है, या इंपोर्ट से हो रही है, या ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट से हो रही है, या फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से हो रही है? देखिए, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इसका आंसर है। और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का मतलब है जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है हमारे रिजर्व प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से आउटसाइड, वहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं उसको हम ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में काउंट करते हैं। एफएसआई की ये टर्मिनोलॉजी है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से बाहर जितना ट्री एंड फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, दैट कम्स अंडर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। जैसे आपका एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया खेतों में, फार्म फॉरेस्ट्री हो गया, पार्क्स एंड गार्डन में जो पेड़ हो गए, सड़कों के किनारे हो गए, कैनाल साइड प्लांटेशन हो गई, तो ये सारा आता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में। तो इससे हमारी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से तो हार्डली 2 या 3% के बीच आसपास ही रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। और एक और आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है कि लगभग 8% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई एग्रो फॉरेस्ट्री। लगभग वो बनता है 25 मिलियन हेक्टेयर के आसपास। ये भी काफ़ी झांसी वालों का एस्टिमेट है, और इसके बहुत अच्छे चांस हैं, इसको बढ़ाया जा सकता है। स्कोप है इसको 50 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने का। तो दैट्स वाई एग्रो फॉरेस्ट्री इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड अंडर ड्राई लैंड। ड्राई लैंड में अपना कितना परसेंट एरिया आ जाता है? 40%, 50%, 60% या 70%? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अप्रॉक्सीमेटली 70%। एग्जैक्ट अगर आप देखें तो 69% ऑफ आवर एरिया दैट कम्स अंडर ड्राई लैंड। अब ड्राई लैंड की 3 कैटेगरी हैं मोटी मोटी, एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड। इसमें सेमी एरिड सबसे ज़्यादा है। देखिए जो इसमें दिखाया गया है थोड़ा सा कलर लाइट ब्राउन, सबसे ज़्यादा इंडिया में देखिए राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, नीचे आपका तमिलनाडु तक ये जा रहा है। तो ये है लगभग 37.6%। उसके बाद आपका ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज जो आपका ग्रीन कलर में दिखाया गया है, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका ड्राई सब ह्यूमिड एरिया जा गया। और लास्ट है एरिड 15.8%, जो आपका राजस्थान और गुजरात और कुछ पोर्शन हरियाणा पंजाब का है। और आपका ये तो है हॉट एरिड। एक होता है कोल्ड एरिड, वो आपका है लेह लद्दाख, ये ऊपर देखिए जम्मू कश्मीर में, तो वो आपका कोल्ड एरिड हो गया। तो दोनों को मिलाकर के एरिडी बोला जाता है। और कुछ पोर्शन नीचे है जो कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्रा के को मिलाकर के बना है। तो इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये बन जाता है 69% ऑफ द टोटल एरिया। तो ये हमारे ड्राई लैंड्स में आते हैं। तो लगभग इंडिया का 70% ड्राई लैंड कैटेगरी में आता है एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राई लैंड हैव एरिडिटी इंडेक्स। ड्राई लैंड का एरिडिटी इंडेक्स कितना होता है? मोर देन 3/4, लेस देन 3/4, मोर देन 2/3 और या लेस देन 2/3? देखिए एरिडिटी इंडेक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए।
ये होती है, पहले तो मैं बता दूं कि इसका आंसर रहेगा डी, <2/3। अब एरिडिटी इंडेक्स होता क्या है, याद रखिए, इट इज पी अपॉन पेट, पी अपॉन पीईटी, इसका रेशो। पी होता है प्रेसिपिटेशन, आपका रेनफॉल, स्नोफॉल या हेल स्ट्रॉम जितना भी आपको रिसीव हो रहा है, दैट इज प्रेसिपिटेशन एनुअली। और पीईटी होता है पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपिरेशन, जो आपका सूर्य की गर्मी से उड़ गया। तो जो आपका ये एरिडिटी इंडेक्स ड्राई एरिया का पूछ रहे हैं, वो देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपका सेंट्रल वाला, आप रो कॉलम देखिए। अगर ये 0.65 से यानी कि 2/3 से ज़्यादा हो जाता है तो ये humid एंड कोल्ड एरिया में चला जाएगा, कोल्ड रीजन में चला जाएगा। तो <0.65, वो जो 4 कैटेगरी दिखा रखी हैं, ड्राई, सब ह्यूमिड, सेमी एरिड, एरिड, हाइपर एरिड, तो ये सब <0.65 है या <2/3 है। तो जब P/P पेट रेशियो जो है वो <2/3 है तो वो ड्राई लैंड कहलाती है। तो यही आपसे पूछा गया है। और सारे वर्ल्ड का कितना एरिया कवर करती हैं ये ड्राई लैंड, ये भी इसमें दिखा रखा है। तो लगभग अगर सारे वर्ल्ड का अगर अपन देखें तो लगभग 47%, ये जो आपका लास्ट कॉलम में है, आप पहली 4 फिगर को जोड़ दें तो ये 47 के करीब आता है। और बाकी जो 53 पर आता है वो ह्यूमिड एंड कोल्ड एरिया में आता है। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ड्राई लैंड कवर अबाउट 47% ऑफ अर्थ सरफेस, और उसमें लगभग 2 मिलियन पीपल यानी कि 200 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं। और इंडिया का दिखाया गया है 226 मिलियन हेक्टेयर, लास्ट कॉलम देखिए, यानी कि हमारा 70% या 69% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, 328 मिलियन हेक्टेयर हमारा एरिया है। उसका अगर 70% करेंगे तो लगभग 226 मिलियन हेक्टेयर आ जाएगा। इसी तरह से एशिया का और अफ्रीका का ये सब दिखाया हुआ है। इंडिया में आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम एरिया सेमी एरिड का रहता है इसमें, 226 में से। उसके बाद एरिड है, फिर ड्राई सब ह्यूमिड है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी कैनाल रनिंग थ्रू थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, कुछ पोर्शन पंजाब में भी है, कुछ गुजरात में भी है। तो थार डेजर्ट की में ये इंदिरा गांधी कैनाल जो रन करती है वो कहाँ से आती है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में ये हरिके से आती है। इंदिरा गांधी कैनाल देखिए लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कैनाल है, लगभग 650 किलोमीटर इसकी लेंथ है, इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। अर्लियर इट वाज कॉल्ड राजस्थान कैनाल। 84 के बाद ये श्रीमती इंदिरा गांधी की डेथ के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल कर दिया गया। और ये हरिके बैराज है पंजाब में, जहाँ सतलुज और ब्यास का रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस होता है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और राजस्थान की डेजर्ट की लाइफ लाइन है। श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है, बॉर्डरिंग पंजाब, बॉर्डरिंग पाकिस्तान। और इवन जोधपुर सिटी का भी पीने का पानी इसी कैनाल से आता है, थ्रू राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कैनाल है ये, लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है विच स्टेट डू नॉट हैव एनी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व आपको मालूम है इंडिया में, आज की तारीख में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 2023 में, तो टाइगर रिजर्व हमारे पास है 53। तो कौन से स्टेट में नहीं है, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम। चॉइस दे रखी है ABCD। तो इसकी आंसर रहेगा, तो ये पहले और दूसरे में नहीं है, यानी कि आंसर विल बी बी। मणिपुर और त्रिपुरा में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, अरुणाचल और मिजोरम में है। अरुणाचल में 3 है और मिजोरम में भी 1 है। तो मणिपुर में जहाँ तक इसकी बात है, वहाँ है एक नेशनल पार्क नियर लोकटक लेक। और त्रिपुरा में है 2 नेशनल पार्क, क्लाउडी लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। लेकिन टाइगर रिजर्व इनको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट है विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट गॉट लेटेस्ट रामसर वेटलैंड साइट इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को रामसर वेटलैंड साइट का तमगा मिला था।
देखिए रामसर जो साइट है, ये रामसर एक ईरानियन सिटी जिस जहाँ पे ये कन्वेंशन साइन की गई थी, वेटलैंड कन्वेंशन होती है, ये 1971 में ये फोर्स में आई थी। और इंडिया में ये मेरे ख्याल में 50 से ज़्यादा ही हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है, लेटेस्ट ये जो आई थी, ये आंसर रहेगा मिज़ोरम। मिज़ोरम में ये पाला वेटलैंड को ये टाइटल मिला था रामसर साइट का। और आज की तारीख में, लास्ट ईयर हमारा 2022 जो था वो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, और उस साल हमारी 75 वेटलैंड जो हैं वो रामसर वेटलैंड कन्वेंशन से जुड़ गई हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है दैट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड विद इन ए कंट्री। तो इससे बाहर से भी फंड्स मिलते हैं, और क्योंकि वेटलैंड्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू है, बायोडाइवर्सिटी वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको ये इनकी जो इकोसिस्टम सर्विसेज एमिनेट होती हैं वेटलैंड से, वो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आलमोस्ट फॉरेस्ट की तुलना में इक्वल पड़ती है। क्योंकि वाटर रिचार्जिंग या फिर आपकी जो जो प्रोविजनिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए वेटलैंड्स को हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये 4 चॉइस दी हैं, इसमें से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंतर्गत कौन सा नहीं कंस्टिट्यूट किया जाता है? तो आंसर रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व, डी। क्योंकि बाकी जो 3 हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कंस्टिट्यूट किए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 में एक चैप्टर 4 है, उसके प्रोविजंस में सारी डिटेल दी हुई है कि कैसे नेशनल पार्क की स्थापना होगी, कैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की होगी, कैसे कम्युनिटी रिजर्व की होगी, और कैसे कंजर्वेशन रिजर्व की होगी। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आता है अंडर यूनेस्कोज मैब प्रोग्राम। मैब कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसके तहत इसकी गाइडलाइंस हैं, वो मिनिस्ट्री सारी डिस्कस करती है और उनको भेजा जाता है यूनेस्को को, यूनाइटेड नेशंस को। तो वहाँ से ये डिक्लेयर होकर के आता है अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कंस्टिट्यूट नहीं होता है। हालांकि ये प्रोटेक्टेड एरिया ही माना जाता है, लेकिन इसका प्रोसीजर अलग है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जैसा कि लिखा है कि एज ऑन टुडे दिसंबर 2020 का ये फिगर है, 214 हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व्स हैं इंडिया में, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 1300 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं ये, और कम्युनिटी रिजर्व भी, ये एक किस्म से बफर जोन या कनेक्टिंग रोड कॉरिडोर होते हैं बिटवीन 2 नेशनल पार्क और बिटवीन 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक दैट, ताकि आपकी यानी मूवमेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बिल्कुल अनइंटरप्टेड हो सके। अगर वो इनहेबिटेटेड हैं या कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो इनको कंजर्वेशन रिजर्व बोलेंगे। लेकिन अगर ये प्राइवेटली ओन्ड हैं तो इनको कम्युनिटी प्रोटेक्टेड एरियाज में ये आ जाती हैं। और अभी तक हमारे पास 97 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो मैक्सिमम कम्युनिटी रिजर्व हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ये याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में। और मैक्सिमम कंजर्वेशन रिजर्व जो हैं वो J&K में है, फॉलोड बाय राजस्थान एंड कर्नाटका। क्योंकि देखिए कम्युनिटी का जो शासन है, ज़्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हमारी नॉर्थ ईस्ट में ही रहती हैं, तो इसीलिए कम्युनिटी रिजर्व हमारी सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशनल पार्क है 6 नेशनल और इंटरनेशनल डेजिग्नेशन। 6 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उसे डेजिग्नेशन या तमगे मिले हुए हैं। ये लिखे हुए हैं 6 कौन कौन से। वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
एलिफेंट रिजर्व भी है और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी है। तो ये इंडिया में इकलौता एक जगह है जिसको ये 6 डेजिग्नेशन मिले हुए हैं: मानस, सुंदरबन, काजीरंगा, सिमलीपाल। मानस आसाम में है, सुंदरबन आपको जानते हो वेस्ट बंगाल, काजीरंगा आपका आसाम हो गया और सिमलीपाल आपका उड़ीसा में हो गया। तो आंसर इज ए, मानस। क्योंकि मानस जो है वो एलिफेंट, ये सारे उसके ये मिले हुए हैं। ये आपके टाइगर रिजर्व भी है, वो एलिफेंट रिजर्व भी है, और वहाँ आपका इनके बायोस्फीयर रिजर्व तो है ही है। और सारे इम्पोर्टेंट बर्ड नॉर्थ ईस्ट के वहाँ देखे जा सकते हैं। वाइल्ड बफेलो वहाँ पाया जाता है, वन हॉर्न राइनो भी वहाँ पाया जाता है, और एलिफेंट तो है ही है, लेपर्ड वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ बारासिंगा, सांभर, चीतल एंड ब्लैक बक, ये 4 दिए हुए हैं। विच वन और विच टू विच आर एंटीलोप, एंटीलोप इनमें से कौन से हैं? तो एंटीलोप बारासिंगा है या सांबर है, चीतल है, ब्लैक है, कौन सा है? या इनमें से 2 या 3 है, या कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं तो चॉइस है नहीं। तो इसका आंसर रहेगा जो एंटीलोप है वो है ब्लैक बक, आंसर है सी। अब ये ध्यान से रखिए कि एंटीलोप क्या होता है। एंटीलोप होते हैं जो कि जिनके परमानेंट हॉर्न होते हैं, जैसे गाय के या भैंस के होते हैं, इसी तरह एंटीलोप के परमानेंट हॉर्न होते हैं। जो डियर होते हैं, ये जो बाकी चॉइस दी हुई हैं बारासिंगा, सांबर और चीतल, ये डियर कैटेगरी में आते हैं। और डियर के हमेशा एंटलर होते हैं, एंटलर जार मेल डियर में होते हैं एंटलर। और एंटलर जो हैं दे आर शेड एवरी ईयर, हर साल गिर जाते हैं और हर साल ये नए आते हैं। तो ये याद रखिए ये। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया। आपके 4 प्रोटेक्टेड एरिया दिए हैं: काजीरंगा, कावल, दुधवा और बक्सा। देखिए काजीरंगा आपका आसाम में है, कावल आपका तेलंगाना में है, दुधवा आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, बक्सा आपका वेस्ट बंगाल में। तो इनमें से किसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया हुआ है? तो इसमें से बायोस्फीयर रिजर्व तो कोई भी नहीं, डी। तो आंसर विल बी डी। ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, चारों चारों टाइगर रिजर्व में आते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश में 18 हैं। उन 18 में इसका इन किसी का नाम नहीं है। तो ये लिस्ट आपको याद रहनी चाहिए कि टाइगर बायोस्फीयर रिजर्व ऑलमोस्ट कौन कौन से हैं। तो ये चारों में से नहीं है कोई बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फॉरेस्ट कवर कंस्टिट्यूट हाउ मच अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। यानी कि हमारा सारा जो इंडिया का फॉरेस्ट कवर आता है लगभग 77 मिलियन हेक्टेयर है हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और 81 मिलियन हेक्टेयर है हमारा करीबन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो उसका 25%, उसका कितने परसेंट हमारा नॉर्थ ईस्ट में है? द आंसर विल बी बी, 25%। यानी कि हमारे देश का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, अगर आप रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मानते हैं 77 मिलियन हेक्टेयर का, तो उसका 25% भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। या फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को लेते हैं लगभग अपने 81 मिलियन हेक्टेयर के करीब आता है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2021 की है, बाकी इस साल आएगी जो सबसे अभी आनी है इस साल। तो 2021 का आंकड़ा है, तो उसके हिसाब से आप अराउंड 81 मिलियन हेक्टेयर हमारा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। तो उसका 25% आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, पिछले 10 साल में 2011 और 21 के बीच में लगभग 3700 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन लॉस्ट। ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, 3700 स्क्वायर किलोमीटर इन 10 ईयर्स। ज़्यादातर तो पिछले 2-3 साल में ही हुआ है। तो दिस इज़ ए वेरी सीरियस मैटर। तो कारण तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है, डेवलपमेंटल प्रेशर भी हैं, बॉर्डर एरिया है अरुणाचल में, सड़कें काफ़ी बन रही हैं ये, क्योंकि वो भी चाइना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो वी हैव टू डू दैट। तो बाकी और इलीगल फेलिंग भी है। तो ये सबको देखते हुए ये वहाँ फॉरेस्ट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और स्टैट्यूज आर नॉट डेल्ट बाय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनजीटी इनमें से कौन से एक्ट से डील नहीं करता है। आपको 5 दिए हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी दिया है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी दिया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट दिया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, और सबसे पहला है शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसको अपन सिंपल फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोल देते हैं। तो इसमें आंसर रहेगा पहले दो को वो डील नहीं करता है, यानी कि बी। तो जो फॉरेस्ट, ये याद रखिए कि ये जो 7 एक्ट दिए हुए हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल केवल इन 7 को पर ही निर्णय दे सकता है। उसके मैंडेट में यही 7 एक्ट आते हैं। अगर कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट ही नीड्स कंपनसेशन और सम रिलीफ बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल डैमेज because of these act, then he or she or that organization can approach NGT। तो ये 7 जो हैं ये ही इसी के अंदर ही वो अपना निर्णय सुनाता है एनजीटी। बाकी और कोई एनवायरनमेंट एक्ट या वाइल्ड लाइफ एक्ट या और कोई सोशल एक्ट वो उनके प्रव्यू में नहीं आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द टाइगर स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट ग्लोबली नाउ फ्रॉम गिवन। ये आपको 5 टाइगर की नस्लें दी गई हैं, सब स्पीशीज दी हैं, इसमें से कौन सी एक्सटिंक्ट हो गई है। 1 और 2 या 3 एंड 4 या 4 एंड 5 या 5 ओनली। तो आंसर रहेगा ए, जावा और बाली, ये आपकी एक्सटिंक्ट हो गई है। और जावा और बाली के साथ साथ कैस्पियन टाइगर भी अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। यानी कि आपका इसमें कैस्पियन नहीं लिखा है, लेकिन इसके अलावा एक कैस्पियन और है। तो 3 टाइगर स्पीशीज, 9 हैं टोटल टाइगर सब स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें से 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन्स ग्रीड। हमारे ही कारण ये सब हुआ है। और इंडिया में जो नस्ल रहती है उसको कहते हैं अपन रॉयल बंगाल टाइगर। और हमारे पास सारे वर्ल्ड के 70% टाइगर उपलब्ध हैं। लगभग 2967 हमारे लास्ट टाइगर सेंसस में हमारे टाइगर थे, 3000 पकड़ लीजिए। तो ये वर्ल्ड के 70% हमारे पास हैं। तो दैट इज़ ए वेरी बिग अचीवमेंट एज फार एज टाइगर कंजर्वेशन इज कंसर्न्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज। आपके 5 कंट्रीज का नाम दिया है। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर नॉट अमंग मेगा डाइवर्स कंट्रीज। देखिए इंडिया 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज हैं जहाँ की डाइवर्सिटी बड़ी मेगा मानी जाती है। तो इंडिया इज आल्सो वन ऑफ देम। इंडिया का नाम तो इसमें नहीं लिखा है। इसके अलावा इन 5 में से कौन से नहीं हैं। तो आंसर रहेगा ए, कनाडा और कोस्टा रिका, ये मेगा डाइवर्स कंट्रीज में नहीं आता है। देखिए मेगा डाइवर्स कंट्रीज का जहाँ तक बात है, उसकी एक क्राइटेरिया है कि आप कम से कम 5000 आपके पास एंडेमिक स्पीशीज ऑफ प्लांट्स होने चाहिए और आपके पास मेराइन इकोसिस्टम भी होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी आपको मेगा डाइवर्स कंट्रीज का तमगा मिल सकता है। तो ये कनाडा और कोस्टा रिका ये फुलफिल नहीं कर रहे हैं। हालांकि कोस्टा रिका वैसे बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है, लेकिन ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये दोनों का नाम नहीं आता है। यूएस का नाम है, मैक्सिको का नाम उसमें है, ब्राज़ील तो होगा ही होगा, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, बाकी ये तीनों लिखे हुए हैं, फिलीपीन, पापुआ न्यू गिनी, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब हैं, लेकिन कनाडा कोस्टा रिका नहीं है। तो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज विच बायो जियोग्राफिक जोन इन इंडिया ऑक्यूपाइज मैक्सिमम एरिया। देखिए बायो जियोग्राफिक के हमारे देश में बायो जियोग्राफिक जोन हैं 10, और जो इसमें से दिए हैं 4 चॉइस, तो आंसर विल बी सी। जो डेक्कन प्लेटो है वो आपका मैक्सिमम एरिया लगभग 42% ऑफ आवर जोग्राफिकल एरिया कवर करता है। और उसके बाद नंबर आता है सेमी एरिड जोन का लगभग 16.6%, और उसके बाद आता है गंगेटिक प्लेन का 10.8%। तो ये 3 हैं जो हाईएस्ट एरिया इंडिया का
कवर कर रहे हैं। इसके अलावा और जैसे ट्रांस हिमालयन जोन भी है, हिमालयन जोन भी है, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है, वेस्टर्न घाट भी है, आइलैंड भी एक बायोजियोग्राफिक जोन है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये आपका दिया हुआ है 4 चॉइस कि भाई एक्सेस आर्सेनिक कंटामिनेशन की वजह से हो जाता है कि बॉडी में चला गया बच्चे के और वो बॉडी ब्लू बन गई, या मरकरी कंजम्पशन की वजह से फिश को खाने से हो जाता है, या फिर लेडिड पेट्रोल एमिशन की वजह से बॉडी ब्लू हो जाती है, या फिर एक्सेस नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से हो जाती है। तो आंसर विल बी डी। ये एक्सेस नाइट्रेट जहाँ पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, वहाँ ये बच्चे अगर कंज्यूम करते हैं वो वाटर, तो वो ब्लू बेबी सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सिम्टम ब्लू बेबी के आ जाते हैं। और ये बहुत सारी मैंने इसमें डिटेल डाली हुई है, इसको पढ़िएगा कि जैसे नेफ्रोटॉक्सिन क्या होता है। जब ऑर्गेनिक मरकरी डैमेज करता है किडनी को तो उसे कहते हैं नेफ्रोटॉक्सिन। इसी तरह से हेमाटॉक्सिन क्या होता है, जैसे ये ऑर्गेनिक मरकरी होमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है ब्लड में, तो अनीमिया हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हेमाटॉक्सिन। इसी तरह हेप्टाटॉक्सिन है, आर्सेनिक कंटामिनेशन लीवर को अटैक करता है। तो ये सारा प्लीज गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स, these may also be asked. नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी इन इंडिया हैज मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क कहाँ है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है या महाराष्ट्र, एमपी एंड राजस्थान। देखिए इसका आंसर है ए। हालांकि जितने चॉइस दी हैं उनमें सबसे कम एरिया है अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, मात्र 8,200 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वहाँ 96 और 9 नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन सेंचुरीज क्योंकि मध्य प्रदेश में इतनी नहीं है 96। हालांकि मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स का है मात्र 8,200 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन फिर भी Andaman Nicobar Islands is the answer here with maximum wildlife sanctuaries and national park. Consider given natural sites. आपकी 4 साइट दे रखी हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क है आपका राजस्थान नियर भरतपुर। शेषाचलम हिल्स ये आपका आंध्रा में है, ईस्टर्न घाट्स में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में। और मानस तो मैंने बताया था यहाँ आसाम में है। तो विच साइट इंक्लूडेड अमंग नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका कौन सा इन चारों में से इंक्लूडेड है, तो आंसर रहेगा सी। सी का मतलब है कि इसमें शेषाचलम हिल्स जो हैं वो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल हैं। जैसे मानस का तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, 6 तमगे मिले हुए हैं, उसमें ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी है। इसके अलावा केवलादेव को भी मिला हुआ है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को भी मिला हुआ है। शेषाचलम इसमें नहीं इंक्लूड है। हालांकि ये बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। ये शेषाचलम हिल जो है दैट कम्स अंडर बायोस्फीयर रिजर्व, आंध्र प्रदेश में है और ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। वेरी पिक्चरिक सीनरी इज देयर, ब्यूटीफुल प्लेस इज देयर। नेक्स्ट है आउट ऑफ अबाउट 6.60 लाख विलेजेज इन इंडिया। इंडिया में लगभग 6,60,000 गाँव हैं, तो कितने लोकेटेड हैं इनसाइड और अराउंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के आसपास कितने गांव हमारे लोकेटेड हैं, 10%, 25%, 40% और 50%। तो आंसर इज बी, और एग्जैक्ट है 27%। तो क्योंकि ये अराउंड पूछा गया है तो अप्रोक्सीमेटली 25%। तो इसको अगर देखा जाए तो लगभग 1,80,000 से ज़्यादा हमारे जो गांव हैं वो इनसाइड फॉरेस्ट हैं या अराउंड फॉरेस्ट हैं। तो ये बताता है कि हमारे ये इसको अगर पॉपुलेशन में कन्वर्ट करें तो ये 35 करोड़ से ज़्यादा बनता है। तो 35 करोड़ के लोग
कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी पकड़ें तो ये डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे फॉर फुलफिलिंग देयर डेली नीड्स एंड फॉर देयर सब्सिस्टेंस एंड लाइवलीहुड। तो ये बायोटिक प्रेशर दैट्स वाई ऑन आवर फॉरेस्ट इज वेरी हाई। नेक्स्ट है विच टाइगर सब स्पीशीज इज स्मॉलेस्ट इन वेट। टाइगर किसका वेट सबसे कम है? सुमात्रन, रॉयल बंगाल, साउथ चाइनीज, इंडो चाइनीज। तो इसमें जो सुमात्रन टाइगर होता है वो सबसे छोटा होता है। आंसर है ए। इसका मैक्सिमम वेट होता है मात्र 120 किलो। बाकियों का जो मेच्योर टाइगर्स हैं बाकी स्पीशीज में वो 200 किलो से ज़्यादा रहते हैं और सुमात्रन जो है सबसे छोटा रहता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट इज टाइगर इज नेशनल एनिमल फॉर फॉलोइंग कंट्री। कौन से ये 4 देश दिए हुए हैं, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, साउथ कोरिया, इसमें से टाइगर जो है नेशनल एनिमल कौन से देश का है या किसका है? ये एक का है, दो का है, तीन का है, चारों का है? तो आंसर इज ऑल ऑफ डी। लेकिन सबका है, लेकिन सब स्पीशीज सब जगह अलग अलग हैं। देखिए इंडिया एंड बांग्लादेश में तो रॉयल बंगाल टाइगर है, मलेशिया में मलायन टाइगर है और साउथ कोरिया में साइबेरियन टाइगर है जो कि रशिया के आसपास भी मिलता है। तो स्पीशीज अलग हैं लेकिन नेशनल टाइगर इन चारों देशों का टाइगर ही है, याद रखिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द कंट्री इज नॉट कवर्ड अमंग 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज एज आइडेंटिफाइड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। ये तो पहले भी आ चुका है। आंसर रहेगा आपका कोस्टारिका। तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो गया है, तो ये आंसर इज ए। विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कैरी मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अगर आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिया हुआ है तो 4 किस्म की जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरिंग एंड सपोर्टिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के केस में मैक्सिमम मॉनेटरी वैल्यू कौन सी कैटेगरी की है? तो आंसर रहेगा बी, बहुत सारी, यानी कि रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो जैसे कि रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज में आता है आपका क्लाइमेट रेगुलेशन, वाटर रेगुलेशन, पॉलिनेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल इरोजन प्रिवेंशन, वाटर प्योरिफिकेशन, एयर प्योरिफिकेशन। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये मॉनेटरी वैल्यू सबसे मैक्सिमम कैप्चर करता है। तो ये याद रखिए कि मॉनेटरी वैल्यू के केस में वैल्यू अगर करें हम इन टर्म्स ऑफ डॉलर और इन टर्म्स ऑफ रुपी, तो रेगुलेटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दे कैरी मैक्सिमम वैल्यू। नेक्स्ट है प्रोसोफिस जूलीफ्लोरा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, जो कि डिग्रेडेड साइट में पुअर सॉइल डेप्थ में आ जाता है। इसको विलायती बबूल भी कहते हैं, एक्जॉटिक है, मैक्सिको से आया है। इज वन ऑफ द इन्वेडिंग स्पीसीज, इट इज नेटिव ऑफ, ये मैंने बता ही दिया आपको, मेरे मुंह से निकल गया। मैक्सिको का है तो आंसर विल बी डी, दैट इज साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको से आया। नेक्स्ट है डंपा, जो कि इंडिया में एक प्लेस है। ये क्या किसके लिए जाना जाता है? टाइगर रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है या कंजर्वेशन रिजर्व? तो डंपा है मिजोरम में और ये टाइगर रिजर्व है और वहाँ ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है मिजोरम की। लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है और बॉर्डर इसका बांग्लादेश से भी लगता है और इसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया है क्योंकि वहाँ टाइगर की प्रेजेंस है। तो इसके साथ ये आज का अंक एपिसोड यहीं पूरा होता है क्वेश्चंस का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो ये मैंने कोशिश की है मेरी नॉलेज और ज्ञान और एक्सपीरियंस के आधार पे जो मैं बना सका क्वेश्चन। तो दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दीज कवरिंग दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस which may come in which are evergreen, which always remain evergreen for civil services preliminary exam। और 3 कैटेगरी, 3 पार्ट में और लेके आऊँगा। पार्ट 1 आज पूरा हो गया, 2, 3, 4 ये अभी शॉर्टली और लेके आऊँगा। तो अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइटम को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें।
और अगले 3 पार्ट्स को भी आप प्लीज़ गो थ्रू देम आल्सो फॉर practice purpose, for your knowledge purpose, and for your clearing the preliminary exam with flying colors. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. नमस्कार.